आज का टॉपिक हमारा सीरियन क्राइसिस है, तो चलें शुरू करते हैं। सीरिया की बाउंड्रीज़ को पहले जान लीजिए। सीरिया बेसिकली वेस्टर्न एशिया में वाक़या है। इसके ईस्ट में इराक है, वेस्ट और साउथ वेस्ट में लेबनान और इज़राइल है। सीरिया के नॉर्थ में टर्की है और साउथ में जॉर्डन है। इसके साथ मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर सीरिया वाक़या है। सीरिया में जारी सिविल वॉर जो है उसकी नोयत क्या है, उसकी नेचर क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सीरिया के अंदर जो जंग जारी है, जो क्राइसिस जारी है, जो वार जारी है, उसको हम सिविल अनरेस्ट भी कह सकते हैं। ये सिविल डिसऑर्डर है, सिविल डिस्टर्बेंस है या सिविल डिसओबीडियंस है। इसमें क्या होता है कि अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ डिमॉन्स्ट्रेशंस शुरू कर देते हैं, एहतजाजात का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है, स्ट्राइक्स की जाती हैं, फसादात शुरू हो जाते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल हमें मिलती है 1920s में, जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू किया था इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए। इसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल हमें मिलती है 1960s के अंदर, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू की थी। तो सीरिया के अंदर ये जो वार जारी है, ये सिविल अनरेस्ट भी है, सिविल वार भी है। इसमें बुनियादी तौर पर दो ग्रुप्स हैं, एक तरफ सीरियन गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ रेबल्स हैं। सीरियन गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनमें रशिया शामिल है, ईरान शामिल है, हिजबुल्लाह और चाइना। जबकि रेबल्स यानी फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करने वाले उसमें यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, टर्की है, गल्फ़ स्टेट्स हैं। गल्फ़ स्टेट्स के अंदर सऊदी अरेबिया है और यूएई वगैरह। ये वार प्रॉक्सी वार भी है। प्रॉक्सी वार बुनियादी तौर पर उस जंग को कहते हैं जो दो ममालिक के दरमियान जारी हो, जबकि वो डायरेक्ट एक दूसरे पर हमला ना करें, किसी दूसरे मुल्क को इस्तेमाल करते हुए, किसी दूसरे मुल्क की अफवाज को इस्तेमाल करते हुए ये एक दूसरे के मुफादात को नुकसान अगर पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसे हम प्रॉक्सी वार कहेंगे। प्रॉक्सी वार की एग्जाम्पल है वियतनाम वार, जिसमें एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ चाइना और सोवियत यूनियन मौजूद होता है। तो यूएसए साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा होता है और चाइना और सोवियत यूनियन नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा होता है। तो प्रॉक्सी वार के हवाले से दो ग्रुप्स बुनियादी तौर पर मौजूद हैं। एक ग्रुप के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रशिया है। इनकी प्रॉक्सी वार जारी है सीरिया के अंदर। और दूसरी प्रॉक्सी वार जारी है सऊदी अरेबिया की और ईरान की सीरिया के अंदर। इसके बाद ये एक रिलीजियस वार भी है, ये एक सेक्टेरियन वार भी है। रिलीजियस वार या सेक्टेरियन वार ऐसी वार को कहा जाता है कि जो मज़हब में इख्तलाफात की बुनियाद पर लड़ी जाती है। इसकी मिसाल हमें मिलती है जब 16th सेंचुरी के अंदर प्रोटेस्टेंटिज्म और प्योरिटनिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो कैथोलिक फ़िरका और जो नया फ़िरका प्रोटेस्टेंट्स का वजूद में आया था, इनके आपस में बहुत सारे क्लैश शुरू हो गए। तो फिर आगे जाकर ये 1618 में इनकी जंग शुरू हुई जो 1648 में ख़त्म हुई। तो इसे 30 ईयर्स वार कहते हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये क्रिश्चियनिटी के दो बड़े फ़िरके हैं, उनके दो बड़े सेक्ट्स हैं। तो रिलीजियस वार इस तरह से है सीरिया के अंदर कि एक तरफ तो शिया हैं और दूसरी तरफ सुन्नी हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो शिया है बुनियादी तौर पर, और दूसरी तरफ जो तकरीबन 80 से 85% आबादी है वो सुन्नी लोग हैं, वो सुन्नी मुस्लिम हैं। तो शिया जो गवर्नमेंट है उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। बशारुल असद सीरिया का जो सदर है, जो बेसिकली शिया है, वो अलवी है, इनको हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहा है। और सुन्नियों को गल्फ़ स्टेट सपोर्ट कर रही हैं, और उनमें रेबल्स, फ्री सीरियन आर्मी वगैरह शामिल है और आईएसएस शामिल है। मेजर फैक्शंस, जो मेजर ग्रुप हैं सीरिया के अंदर, वो बुनियादी तौर पर 5 हैं। सबसे पहला ग्रुप जो सीरिया के अंदर मौजूद है वो वहाँ की गवर्नमेंट है। वहाँ का सदर इस वक्त बशारुल असद है। बशारुल असद से पहले इसका वालिद वहाँ का सदर था, जो 1971 से सन 2000 तक वहाँ का सदर रहा है। 2000 से लेके आगे अब तक वहाँ का सदर जो है वो बशारुल असद ही है। बशारुल असद बुनियादी तौर पर अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का रुकन है, उनका मेंबर है।
बशारुल असद को और इसकी गवर्नमेंट को ईरान, रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान और रशिया मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहे हैं इसको और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, जबकि चाइना ज़्यादातर डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है। दूसरा बड़ा ग्रुप फ्री सीरियन आर्मी है। जब सीरिया के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशंस का सिलसिला शुरू हुआ, स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू हुआ और अवाम ने एहतजाजात का एक सिलसिला शुरू किया, तो सीरियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी के ज़रिए ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही बेरहमाना तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में काफ़ी सारे लोगों की मौत वाक़या हो गई, चूँकि उन्होंने उन पर फायर खोल दिया आर्मी ने। अब आर्मी से काफ़ी सारे लोग थे जो आर्मी छोड़कर वापस आ गए और उन्होंने अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जिसका नाम था FSA यानी फ्री सीरियन आर्मी। फ्री सीरियन आर्मी का मकसद बुनियादी तौर पर बशारुल असद की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है और मुल्क के अंदर एक सेक्युलर गवर्नमेंट जो है वो कायम करनी है। फ्री सीरियन आर्मी के सपोर्टर USA, UK, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन और टर्की हैं। तीसरा मेजर फैक्शन वहाँ पर जो काम कर रहा है वो अल नुसरा फ्रंट है। अल नुसरा फ्रंट को जबातुल नुसरा भी कहा जाता है, जबात फ़तेह अल शाम भी कहा जाता है। ये अल-कायदा की सीरिया के अंदर मौजूद ब्रांच है। ये एक सल्फ़ी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो बानी थे उनका नाम था अबू मुहम्मद अल जोलानी और इनको सीरिया के अंदर भेजा था अल-कायदा इराक ने अपना एक ग्रुप सीरिया के अंदर शुरू किया और फाउंडर बनाकर भेजा उस ग्रुप के अबू मुहम्मद अल जोलानी को। अल नुसरा फ्रंट का मकसद बुनियादी तौर पर वहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट कायम करना है। गवर्नमेंट के खिलाफ अल नुसरा फ्रंट की मदद कर रहा है सऊदी अरेबिया, कतर और UAE। चौथा मेजर फैक्शन वहाँ पर जो काम कर रहा है सीरिया में वो है ISIS या आइसल या फिर आप इसे दाइश कह सकते हैं। ISIS की फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट और आइसल की फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये भी एक सल्फ़ी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका लीडर उस वक़्त अबू बकर अल बगदादी था। इसका आगाज़ इराक से हुआ है। इराक और शाम के एक बहुत बड़े इलाके पर इन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ पर खिलाफत के क़याम का ऐलान कर दिया था। ISIS बुनियादी तौर पर अल-कायदा से अलग हुआ है। पांचवा मेजर फैक्शन वहाँ पर जो काम कर रहा है वो कुर्द हैं। ये एक एथनिक ग्रुप है। ये सीरिया और इराक के नॉर्थ में मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये टर्की के साउथ और ईस्टर्न पार्ट में भी मौजूद हैं। टर्की के अंदर जो कुर्दों की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है उसका नाम है PKK और PKK की फुल फॉर्म है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। और सीरिया के अंदर जो कुर्दों की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो है YPG। ये इराक में भी मौजूद है। YPG की फुल फॉर्म है पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट और इसकी एक ज़ेली तंजीम है, एक ज़ेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स। इनका मकसद बुनियादी तौर पर टर्की, सीरिया और इराक, इन तीनों के वो हिस्से जहां पर कुर्द लोग मेजॉरिटी में मौजूद हैं, इन तीनों हिस्सों को मिलाकर एक कुर्द स्टेट का क़याम अमल में लाना है। कुर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए उनमें ऑपरेशन पीस स्प्रिंग है और ऑपरेशन ओलाइव ब्रांच है। इसके साथ साथ एक और ऑपरेशन भी टर्की ने किया। ये तीनों ऑपरेशन यूफ्रेटीज़ शील्ड, ओलाइव ब्रांच और पीस स्प्रिंग, ये तीनों ऑपरेशन किए हैं टर्की ने। यूफ्रेट्स शील्ड का मकसद बुनियादी तौर पर ISIS का खात्मा था। ओलाइव ब्रांच का मकसद बुनियादी तौर पर SDF का खात्मा था और पीस स्प्रिंग का मकसद भी बुनियादी तौर पर कुर्दिस्तान के जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने सीरिया के अंदर जिन इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था उनसे उस कब्ज़े को छुड़वाना और वहाँ पर अमन कायम करना और ओलाइव ब्रांच ऑपरेशन के नतीजे में वहाँ पर एक सेफ जोन कायम करना था। कुर्दों की हेल्प और उनका जो सपोर्टर है वो USA है। अब ये सीरिया के अंदर जो वार शुरू हुई है जिसकी बहुत सारी डायमेंशंस भी हैं। हमने देखा कि ये एक प्रॉक्सी वार भी है, ये एक सेक्टेरियन वार भी है,
ये सिविल वॉर भी है। तो इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? इस सारी जंग का आगाज़ बुनियादी तौर पर अरब स्प्रिंग से हुआ था। अरब स्प्रिंग एक एहतजाजी तहरीक है जो अरब के अंदर शुरू हुई थी, बुनियादी तौर पर वहाँ से बादशाहतों के ख़ात्मे के लिए और डेमोक्रेटिक स्टेट के क़याम के लिए, एक जमहूरी रियासत के क़याम के लिए। अरब स्प्रिंग के नतीजे में वहाँ पर अपराइजिंग शुरू हो गई, एहतजाज शुरू हो गए, स्ट्राइक्स शुरू कर दी गई और लोगों ने हथियार भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उठा लिए। इसका आगाज़ 2010 में हुआ था। इसकी वजह ये थी कि उन मुल्कों में जहाँ पर अरब स्प्रिंग शुरू हुई वहाँ की हुकूमतें बहुत अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से सख्त थीं, लोगों पर जबर किया जाता था, गुर्बत थी, पॉलिटिकल रिप्रेशन था, सियासी जबर किया जाता था और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो काफ़ी लो था। अरब स्प्रिंग का आगाज़ बुनियादी तौर पर ट्यूनीशिया से हुआ है। वहाँ पर सदर ज़ैनुल आबदीन 1987 से 2011 तक मौजूद थे। अरब स्प्रिंग के नतीजे में इनको सदारत से हटा दिया गया। इसके बाद अरब स्प्रिंग बतदरीज फैलती गई ट्यूनीशिया से इजिप्ट, लीबिया और सीरिया तक। 2011 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ है सीरिया के अंदर, तो लोगों ने बशार अल असद के ख़िलाफ़ पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि कुछ लड़कों ने दीवार पर डेमोक्रेसी के हक़ में कुछ जुमले लिख दिए थे, तो आर्मी के लोगों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया उन पर। फिर जब उनको छोड़ा गया तो तशद्दुद की वजह से एक तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, फिर एक लड़के की मौत वाक़या हो गई। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए, और फिर वहाँ पर पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी लो था, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर चल रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल, इसको देखते हुए लोगों ने बशार अल असद के ख़िलाफ़ जो थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। बजाय इसके कि मामले को एक पुरअमन अंदाज में सेटल किया जाता, बशार अल असद ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों को दबाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हज़ारों लोगों की जानें गईं और बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो पकड़ के जेलों के अंदर डाला गया। तो अरब स्प्रिंग के नतीजे में ही वहाँ पर फ्री सीरियन आर्मी का क़याम अमल में लाया गया। फ्री सीरियन आर्मी का मकसद बुनियादी तौर पर जो था वो असद की गवर्नमेंट का ख़ात्मा करना था। तो असद की जो गवर्नमेंट थी बशार अल असद की, चूँकि अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ वो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर रही थी, जिसके नतीजे में हज़ारों लोगों की जानें जा रही थी। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अरब लीग ने जो मेंबरशिप थी अरब लीग के अंदर सीरिया की, उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की ताकि असद जो है, बशार अल असद सीरिया का सदर, वो अपोजिशन के ख़िलाफ़, अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन उसने शुरू किया हुआ है उसको ख़त्म कर दे, तो इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया रशिया ने और चाइना ने। अब इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और टर्की ने भी सीरिया पर सैंक्शंस जो थी वो इम्पोज कर दी, उन पर पाबंदियाँ लगा दी। वो पाबंदियाँ क्या थी कि सीरिया से हम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और इसके साथ साथ हमारा जो वहाँ पर सरमाया मौजूद है वो हम वहाँ से निकाल लेंगे। इसी दौरान वहाँ पर जबातुल नुसरा का क़याम अमल में लाया गया, जो कि अल-कायदा इराक़ की एक ब्रांच थी। इसको वहाँ पर कायम करने का बुनियादी तौर पर मकसद वहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट सीरिया के अंदर उसका क़याम था। अल-कायदा ने जब देखा कि सीरिया के अंदर क्राइसिस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और वहाँ पर एक जंग की कैफियत पैदा हुई है, तो ये उनके लिए एक बहुत ही ज़रखेज़ माहौल था कि वो अपनी रिक्रूटमेंट कर सकें, अपनी फ़ंड रेजिंग कर सकें और सीरिया के अंदर अपने बेसिस कायम कर सकें। तो इसीलिए सीरिया के अंदर जबातुल नुसरा का क़याम अमल में लाया गया। 2012 और 13 के दौरान हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फिर से एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की जिसमें सीरिया को कंडेम किया गया था। तो अगेन रशिया और चाइना ने इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया और ये रेजोल्यूशन पास ना हो सकी। और
यूएसए ने जबातुल नुसरा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। सीरिया का जो रवैया था सीरिया की गवर्नमेंट का, उसको देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सीरिया के कैपिटल दमिश्क से अपनी जो डिप्लोमेट्स थे उनको भी वापस बुला लिया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी इस बात का ऐलान कर दिया इस दौरान कि उनके जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनके जो एम्बेसडर्स मौजूद हैं सीरिया के अंदर, उनको भी हम वहाँ से वापस बुला लेंगे। सीरियन गवर्नमेंट ने इसके बाद केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, फ्री सीरियन आर्मी के ख़िलाफ़, जबातुल नुसरा के ख़िलाफ़, और इसकी जद में मैक्सिमम सिविलियंस आ रहे थे। इसमें सैरिन गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, कई हज़ार लोगों की जानें गईं और लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए और इंतहाई बुरी सूरत हाल का लोगों को सामना करना पड़ा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास की कि केमिकल वेपन्स जो हैं सीरिया के, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। यहाँ पर रशिया ने मोटिवेट किया सीरिया को कि आप जो केमिकल वेपन्स हैं आपके पास, वो हैंड ओवर कर दो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो इनको ख़त्म करना चाहती है, ताकि आप दोबारा इनका इस्तेमाल ना करें। तो रशिया की इस बात पर सीरिया ने अमल किया और केमिकल वेपन्स जो थे वो काफ़ी बड़ी तादाद में उनका ख़ात्मा कर दिया गया। 2014 और 2019 के दौरान मज़ीद डेवलपमेंट्स सामने आती हैं, तो हम देखते हैं कि आईएसएस मोसुल जो एक काफ़ी बड़ा इलाका है, काफ़ी बड़ा शहर है सीरिया का, उस पर कब्ज़ा कर लेती है और यूएसए और उसके जो अलाइज़ हैं, ख़ास तौर पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस आईएसएस के ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू कर देती हैं। इस दौरान आईएसएस रक्का के अंदर अपना एक कैपिटल भी कायम कर लेता है। मज़ीद फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन पास करती है ताकि लोगों तक जो है वो इमदाद पहुंचाई जा सके तेज़ी के साथ। यहाँ पर फिर कुर्दों का जो है वो अरूज उनको हासिल होता है, वो सामने खुल के आते हैं और नॉर्थ सीरिया के अंदर हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लेते हैं और वहाँ पर अपनी एक खुद मुख्ताराना गवर्नमेंट का जो है वो ऐलान भी कर देते हैं और उस हिस्से को, उस खित्ते को नाम दिया जाता है रोजावा का। तो यूएसए और उसके एलाइज यानी यूके और जर्मनी और एसडीएफ इनकी एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में और ज़मीनी तौर पर जो आईएसएस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है उसके नतीजे में दाइश अपना 9.4% हिस्सा इराक में भी और शाम में भी ये गवा बैठती है। दूसरी तरफ बशारुल असद भी अपना 60% लैंड जो है वो खो देता है। यहाँ पर जो है रशिया वो बाकायदा इंटरवेन करता है सीरिया की जंग के अंदर और अपने जेट्स के ज़रिए, अपने जहाज़ों के ज़रिए और बमबारी के ज़रिए बाकायदा जो है वो मिलिट्री सपोर्ट सीरिया को देता है। और रशिया जो टारगेट कर रहा होता है इस सारे अमल के दौरान वो सीरियन जो रेबल्स हैं उनको कर रहा होता है। तो यहाँ पर आकर यूएसए और रशिया के दरमियान एक सीज़ फायर का एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह पाता और बिलाखिर वो चंद ही दिन के अंदर कोलैप्स कर जाता है। दोबारा फिर से हम देखते हैं कि केमिकल अटैक्स जो हैं वो फ्री सीरियन आर्मी पर किए जाते हैं, वो आम लोगों पर किए जाते हैं, वो सिविलियन पर किए जाते हैं। तो इस सारे अमल के तनाजुर में जो यूएसए है वो भी सीरियन गवर्नमेंट के एयर बेस पर हमला कर देता है। जब हमला किया जाता है लोगों पर केमिकल वेपन्स के ज़रिए तो उसमें टॉक्सिक गैस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की होती है, उसमें सैरिन गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ में रशिया बैरल बॉम्ब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों पर गिरा रहा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2019 में टर्की भी ऑपरेशन पीस स्प्रिंग का आगाज़ कर देता है। सीरियन क्राइसिस के दौरान पीस इनिशिएटिव्स भी काफ़ी सारे लिए गए, जैसा कि जनेवा 1, जनेवा 2, वियना प्रोसेस और जनेवा 3। ये कॉन्फ्रेंसेस हैं जिनका इनेकाद किया गया ताकि सीरिया की गवर्नमेंट और वहाँ की जो अपोजिशन है इनको इकट्ठा बिठाया जाए और इकट्ठा बिठाकर इनको किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक करने के बाद वहाँ पर अमन कायम किया जा सके। तो जनेवा 1 कॉन्फ्रेंस के अंदर हम देखते हैं कि इसको इनिशिएट करने वाला जो बंदा था वो कोफी अन्नान था
ये यूएन पीस एनवॉय था सीरिया के लिए। और फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन भी शामिल होती हैं, रशियन फॉरेन मिनिस्टर लारोव भी शामिल होते हैं, चाइना का रिप्रेजेंटेटिव एक बंदा वो भी शामिल होता है, इसी तरह कुछ और लोग भी शामिल होते हैं। फिर दोबारा 2014 के अंदर मिडल ईस्ट पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से दोबारा जो है ये इकट्ठे बैठते हैं ताकि सीरियन गवर्नमेंट और अपोजिशन को बिठाकर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट पर, एक अबूरी हुकूमत पर राज़ी किया जा सके और उसके बाद अमन कायम करने के बाद वहाँ की सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। इसी तरह वियना प्रोसेस में 2015 के अंदर जो है वे एक कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन वो भी बिना किसी नतीजे पर पहुँचे उसका भी ख़ात्मा हो जाता है और यही काम जिनेवा 3 कॉन्फ्रेंस के अंदर होता है। सीरिया में मौजूद जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके हवाले से मामला ये है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो बदतरीन कैफियत पैदा हुई है दुनिया के अंदर रेफ्यूजीज़ के हवाले से, वो सीरिया में पैदा हुई है। सीरियन वार के अंदर 5 लाख सीरियन कत्ल हो चुके हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी डिस्प्लेस हो चुकी है। 5.6 मिलियन सीरियन जो हैं वो अपना मुल्क छोड़कर माइग्रेशन कर चुके हैं, जॉर्डन के अंदर, टर्की के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि 6.5 मिलियन लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, वो होमलेस हो चुके हैं। उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पीने को नहीं है, रहने के लिए उनके पास छत नहीं है। इसके साथ साथ ये जो रेफ्यूजीज़ हैं ये लेबनान, टर्की, जॉर्डन और यूरोप के मुल्कों के अंदर मौजूद हैं। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के हवाले से हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कत्ल किया गया, उसमें तमीज़ नहीं रखी गई कि आगे बच्चे हैं या मेडिकल का स्टाफ है या हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स हैं, और सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी किया गया। ख़ास तौर पर लड़कों के हवाले से काफ़ी बातें सामने आई और बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों को अरेस्ट किया गया और सिविलियन एरियाज़ पर बमबारी की गई। और हम देखते हैं कि सीरिया एक खंडर की शक्ल में इस वक्त मौजूद है, जैसे खंडरात होते हैं बिखरे हुए, कहीं कोई बाकायदा हाउसिंग सोसाइटीज़ हमें नज़र नहीं आती। इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकायदा डिप्लॉय कर दिए गए हैं सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स की और जंगी जहाज़ों की मुस्तकिल बुनियादों पर परवाज़ें जारी हैं और लोगों को वहाँ पर जबरन पकड़कर गुमशुदा कर दिया जाता है। एक सिस्टमेटिक किस्म की वहाँ पर डिस्ट्रक्शन जारी है और लोगों को जो है उनकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जा रहा है। फूड का वहाँ पर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है कुछ इलाकों के अंदर, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल है, दुनिया ने काफ़ी इसकी मजम्मत भी की है। और इसके साथ मीडिया और जर्नलिस्ट जो हैं उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, क्लस्टर बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने सीरिया के हवाले से मौजूद है।